नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे फर्रुखाबाद से। इस वक्त की बड़ी खबर, महिला प्रत्याशी से मारपीट हुई है। साधन सहकारी समिति के अध्यक्ष पद की है प्रत्याशी। लूटपाट के मकसद से दबंगों ने मारपीट की है। अध्यक्ष पद का करने जा रही थी नामांकन, इस दौरान यह मारपीट हुई है। दबंगों ने महिला को पर्चा भरने से रोका है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में भी ले लिया है। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महिला नामांकन के लिए जा रही थी जिस वक्त ये मारपीट उनके साथ हुई, बताया जा रहा है दबंगों ने पर्चा भरने से रोका और महिला के साथ मारपीट की है। महिला प्रत्याशी के साथ यहां पर यह मारपीट का पूरा मामला है। लूटपाट के मकसद से भी बताया जा रहा है कि दबंगों ने उनके साथ मारपीट की है। बड़ी खबर इस वक्त, अध्यक्ष पद के लिए महिला प्रत्याशी जो कि नामांकन करने के लिए जा रही थी, उनके साथ कुछ दबंगों ने मारपीट की, जिसके बाद पुलिस ने मारपीट करने वाले दबंगों को हिरासत में भी लिया है। मैं अपना पर्चा दाखिल करवाने के लिए उनको अपनी मोटरसाइकिल पे बैठा करके ला रहा था। साथ में दो प्रस्तावक थे, प्रदीप का, उनका सूबेदार का समाज, मतलब राजीव का बहनोई, और तो हम किसी को जानते भी नहीं, बहुत सारे लोग बाहर के थे। इन्होंने आकर के हमारे पर्चे छीने, प्रस्तावक से पर्चे छीन लिए। हम 3 सेट में लिए जा रहे थे, तीनों लोगों के पास कागज थे, छीन लिए। हमारा ड्राइविंग लाइसेंस, एटीएम कार्ड, और 2 एटीएम कार्ड हैं उसमें, और आधार कार्ड और मेरी डायरी, जेब से सारे कागज निकाल लिए। जेब में 3000 रुपए थे और मेरी बाइक की जंजीर तोड़ दी। बस्ती जिले के रुदौली थाना क्षेत्र के ग्राम सेमरा में फसल काटने गई 45 वर्षीय महिला का खेत में गला रेतकर हत्या कर दी गई। खेत में लाश मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। वहीं परिजनों ने महिला के साथ दुराचार होने का भी आरोप लगाया है। गांव वालों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ग्राम सेमरा में एक महिला जिसकी उम्र लगभग 50 वर्ष है के एक खेत में शव पाए जाने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही थाना रुधौली पुलिस, मेरे और अन्य उच्च अधिकारियों द्वारा तत्काल मौका मुआयना किया गया। फॉरेंसिक व अन्य विशेषज्ञ टीम द्वारा भी मौका मुआयना किया गया है एवं आवश्यक जांच की जा रही है। शव को कब्जे में लेकर आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई। झांसी के गुरसाय थाना क्षेत्र के खेरो नुरार गांव में एक जैन परिवार के घर को लगभग 8 हथियारबंद उसमें घुस गए और परिवार के लोगों को बंधक बनाकर उनके साथ मारपीट करते हुए महिलाओं से भी सोना चांदी के आभूषण उतरवाकर लगभग 20 लाख की डकैती कर वहां से फरार हो गए। घटना की सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे और परिजनों ने उनसे वार्ता की। और झांसी में एक के बाद एक दूसरी डकैती की घटना की सूचना पर एडीजी कानपुर जॉन आलोक सिंह, आईजी योगेंद्र कुमार सिंह के साथ मौके पर पहुंचे और परिजनों से वार्ता की। इसके साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को घटना का जल्द खुलासा करने के निर्देश भी दिए। प्रदेश बिजली संघर्ष समिति के 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल का असर अब दिखने लगा है। प्रदेश के तमाम जिलों में बिजली गुल हो गई। वहीं सोनभद्र में भी बिजली कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बिजली कर्मचारियों द्वारा 72 घंटे का समय उनकी मांगों को मानने के लिए दिया गया। धरना कर रहे बिजली संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि बीती 3 दिसंबर को प्रदेश सरकार और बिजली कर्मियों के बीच समझौता हुआ था। सरकार की तरफ से ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने समझौते के बिंदुओं को लागू करने के लिए 15 दिनों का समय मांगा था। अब 3 महीने से अधिक समय गुजर चुका है मगर समझौते पर अमल नहीं हुआ है।
देखिए, हमारा जो धरना चल रहा है ये जो है 72 घंटे का सांकेतिक हड़ताल है, वो आज रात 10 बजे तक का है। और इन द मीन टाइम अगर कोई गिरफ्तारी या कोई उत्प्रेरणात्मक कार्रवाई की जाएगी तो अनिश्चितकालीन में तब्दील हो जाएगा। और रही बात मांग की, तो कोई हमारी नई मांग नहीं है। 3 दिसंबर 2022 को एक समझौता हुआ था, लिखित समझौता हुआ था ऊर्जा मंत्री जी के साथ, जिसका उन्होंने लिखित समझौते में उन्होंने कहा था कि 15 दिन से हम इसका इम्प्लीमेंटेशन चालू कर देंगे और 3 महीने के अंदर इसको लागू कर देंगे। लगभग 4 महीने बीत गए हैं, लेकिन अब वो उस समझौते को लागू करने के लिए आनाकानी कर रहे हैं और समय ले रहे हैं और कुछ भी लिखित में देने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। लगातार कल भी रात में वार्ता हुई, आज अभी पुनः वार्ता चल रही है, लेकिन अभी मंत्री जी कुछ भी लिख के देने के लिए तैयार नहीं, लिख के समझौते को लागू करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। आंदोलनरत कर्मचारियों की तरफ से वरिष्ठ नेता शैलेंद्र दुबे ने हड़ताल को वापस लेने की घोषणा कर दी है। ऊर्जा मंत्री ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि निरंतर हम हड़ताली कर्मचारियों के साथ वार्ता कर रहे थे और इनकी मांगों पर सीएम योगी आदित्यनाथ सहानुभूतिपूर्वक सकारात्मक विचार किया जाएगा। बिजली कर्मचारियों के विभिन्न संगठनों की जो संघर्ष समिति है उसके पदाधिकारीगण के साथ, मुख्य रूप से उसके कन्वीनर श्री शैलेंद्र दुबे जी के साथ कई बार चर्चा किया। कई राउंड चर्चा हुई हमारी। पिछले 1 हफ्ते की बात करें तो 4-5 बार हमारी चर्चाएं हुई। कल रात में भी बहुत देर तक चर्चा हुई। आज सुबह से हम लोग इस बात में लगे हुए थे, आपस में बातचीत कर रहे थे। उसका एक सुखद परिणाम ये आया है कि अभी सभी कर्मचारी संगठनों के सभी घटकों के पदाधिकारी गण की उपस्थिति में संघर्ष समिति ने ये जो हड़ताल चल रही थी उसे 1 दिन पहले समाप्त करने का निर्णय लिया है। विद्युत कर्मचारी। अब खबर श्रावस्ती से है, जहां जिलाधिकारी नेहा प्रकाश ने विद्युत कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर जानकारी दी। कहा कि पूर्व से ही कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम की स्थापना करवाकर संचालन कराया जा रहा है और कंट्रोल रूम में अधिकारियों कर्मचारियों की शिफ्ट वार 24 घंटे ड्यूटी लगाई गई है और उन्हें मुस्तैदी से ड्यूटी करने के निर्देश भी जारी किए गए। विद्युत कर्मचारियों के हड़ताल को देखते हुए प्रशासन लगातार विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु वैकल्पिक व्यवस्था के लिए प्रयास कर रहा है। हमारे जितने सब स्टेशंस हैं सब पर मजिस्ट्रेट और पुलिस की तैनाती हुई है और आईटीआई के छात्रों की भी वहां पर तैनाती की गई है और हम लगातार संवाद भी स्थापित कर रहे हैं। जो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं जो काम करना चाह रहे हैं, हम उनसे बातचीत कर रहे हैं और उनसे काम भी करवा रहे हैं। तो यही प्रयास है कि वैकल्पिक व्यवस्था से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराई जा सके। बुलंदशहर में पावर कॉर्पोरेशन की स्ट्राइक से पेयजल आपूर्ति संकट को हराया जा रहा है। लोग जनरेटर और सरकारी हैंडपंप की मदद से पानी की प्यास बुझा रहे हैं। किराए पर जनरेटर लेकर घरों की टंकियां भरने लोग मजबूर हैं। आपको बता दें कि बिजली कटौती और पेयजल संकट से लोग परेशान हो रहे हैं। परीक्षा में बैठ रहे छात्र छात्राओं को सबसे ज्यादा मुसीबतें उठानी पड़ रही हैं। लाइट ना आने की वजह से घरों में पानी नहीं है, जनरेटर बीत चुके हैं, मोमबत्ती भी मार्केट में मिल नहीं रही और जनरेटर वाले जो है अपने मनमाफिक पैसे ले रहे हैं, 1 के 4 वसूल कर रहे हैं और वो भी मिल नहीं रहे। लाइट और पानी ना होने की वजह से हर घर में परेशानी है। बच्चे परेशान हैं, बड़े परेशान हैं, बगैर हाथ मुंह धोए ऑफिस जा रहे हैं, खाना बनाने की भी परेशानी हो रही है। अंधेरे में लोग कहाँ से बनाएंगे? सरकारी नलों से पानी ले रहे हैं और वहाँ भी भीड़ लगी पड़ी है, वहाँ भी नंबर नहीं आता। बच्चे बहुत परेशान है, बच्चे कल साफ तो फिर पानी की कैसे व्यवस्था की जा रही है आपकी? सरकारी नलों पे दूर दूर जाना पड़ रहा है, लाइन लगी पड़ी है सब नलों पे भी लाइन लगी पड़ी है, वहाँ से व्यवस्था कर रहे हैं पानी की।
कल सुबह 7 बजे की गई हुई है और इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है कि लाइट जो है, लाइट नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं है। और नलों में जो पानी हमारे पास स्टॉक था वो भी सब खत्म हो चुका है। और अब इतनी परेशानी हो रही है कि लैट्रिन के लिए, पानी के लिए कोई पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। और घर में खाने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। छोटे छोटे बच्चे परेशान हैं, कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए। और जो है जनरेटर वाले जो है कोई 1000 रुपये मांग रहा है, कोई 500 मांग रहा है, कोई और जो है और और अब बड़ी खबर सोनभद्र से। मौसम का फिर बदला मिजाज। मूसलाधार बारिश से फसल हुई बर्बाद। गेहूं की फसल को हुआ बड़ा नुकसान। सरसों की फसल को भी भारी नुकसान हुआ है। फसल के नुकसान से मुसीबत में किसान। तो ये बड़ी खबर जहां पर एक बार फिर मौसम का मिजाज तो बदला ही, लेकिन किसानों की परेशानी को फिर एक बार बढ़ा दिया है मौसम ने। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहां पर मूसलाधार बारिश से फसल जो है वो बर्बाद हो गई है। किसान बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। सरसों की फसल बेहद खराब हुई है यहां पर, और उसकी वजह से किसान जो हैं वो बेहद परेशान हैं। इस समय हमारे गेहूं काटने के पोजीशन पर है। इसमें पानी भरा गया, बहुत नुकसान हो गया, क्षति हो गया है। इसमें टमाटर है वो भी सड़ रहा है पानी की वजह से। चना काटने लायक है वो भी सड़ रहा है। मतलब बहुत कुछ से नुकसान है इसमें, वे मौसम के बारिश होने के कारण। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और अयोध्या सुल्तानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग से एयरपोर्ट तक 4 लेन सड़क का निरीक्षण करने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस मौके पर उच्च जिलाधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहे। सीधा आपको लिए चलते हैं क्या कुछ सीएम योगी ने कहा। दर्शन करने और केंद्र और राज्य शासन के द्वारा यहां पर किए जा रहे विभिन्न विकास कार्यों को भौतिक सत्यापन करने और उनकी समीक्षा करने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर अपने तय समय सीमा के अंदर आगे बढ़ रहा है। केंद्र और राज्य शासन के द्वारा अयोध्या के समग्र विकास के लिए 32,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं वर्तमान में चल रही हैं। इनमें लगभग अलग अलग जो विभाग हैं, इन सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिवों को आज मैंने यहां पर पहले से ही भेजा था, जिन्होंने अपने अपने विभागों की समीक्षा की थी। अपने कार्यों का भौतिक सत्यापन भी किया था। कुछ कार्यों को मुझे स्वयं भी प्रातः काल से उनके मौके पे जाकर के मुझे उनका भौतिक सत्यापन करने का अवसर भी प्राप्त हुआ था। हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि समयबद्ध तरीके से जिस तेजी के साथ अयोध्या के विकास के सभी कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन और उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे हैं, अगले 1 वर्ष के अंदर अयोध्या वास्तव में एक सुंदरतम नगरी के रूप में देश और दुनिया के सामने होगी। इन कार्यों को तेज करने, विभिन्न परियोजनाओं को मानक की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने, और जहां पर परियोजना के कार्यों को, क्योंकि इधर 2-3 महीने इन विकास के कार्यों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए, तो ये भी कहा गया कि वे कुछ कार्यों में 3 शिफ्ट में कार्य करें। मैन पावर बढ़ाने के साथ साथ 3 शिफ्ट में कार्य को करने के लिए की आवश्यकता है, जिससे अगर बरसात के दौरान 2-3 महीने कार्य में किसी प्रकार की कोई बाधा भी आती है तो तब भी हम विकास के कार्य को समय से पूरा कर सकें।
आपने देखा होगा ये अयोध्या का श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है और कितना भव्य बन रहा है। 3000 मीटर की रनवे, यहां पर एप्रन आपने देखा होगा कितना भव्य तरीके से निर्माण हो रहा है। टर्मिनल बिल्डिंग, बाउंड्री वॉल और जितनी भी लैंड इसके लिए आवश्यक थी, लगभग 791 एकड़ लैंड यहां पर पहले से ली जा चुकी है। 22 एकड़ लैंड बाकी है, उसके लिए भी कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे और वहां उन्होंने हनुमानगढ़ी में और श्री रामलला मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर रहे। अयोध्या पहुंचने के बाद उन्होंने हनुमानगढ़ी में दर्शन किए, पूजा अर्चना की। साथ ही साथ उन्होंने रामलला मंदिर में पहुंचकर दर्शन किए और पूजा अर्चना की। तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहां पर हनुमानगढ़ी में पहुंचकर सीएम योगी ने पूजा की। इस दौरान तमाम जो साधु संत हैं, पुजारी हैं, वो मौजूद रहे। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं अयोध्या से, जहां पर खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर रहे और इस दौरान वो हनुमानगढ़ी पहुंचे और वहां पूजा अर्चना की। इसके बाद वो राम जन्मभूमि रामलला मंदिर गए और वहां पर भी उन्होंने पूजा अर्चना पीछे रहना, पीछे नीचे तो अरे कैमरा से बाहर। नवरात्रि मेले के दौरान विंध्याचल धाम आने वाले भक्तों को इस बार कुछ नया मिलने वाला है। आपको बता दें कि भारतीय मानक समय का निर्धारण करने वाली संस्था पर सेल्फी पॉइंट बनाया जा रहा है। यही नहीं, भक्तों को त्रिकोण करने के लिए फ्री शटल बस सेवा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। महिलाओं के लिए पिंक घाट बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही दिव्यांगों के लिए फ्री ई रिक्शा की सुविधा और मात्र 10 रुपए में पूरी सब्जी की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही विंध्य महोत्सव के तहत प्रतिदिन भजन संध्या का आयोजन भी किया जाएगा और 26 मार्च को गंगा उत्सव के दौरान भव्य गंगा आरती, आतिशबाजी का कार्यक्रम भी होगा। कि जो भारत का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो जो लिया जाता है वो मिर्जापुर में ही विंध्याचल में से एक 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, उसका जो समय है वो लेकर भारत का समय निर्धारित होता है। ये मिर्जापुर के लिए बहुत गर्व की बात है और हमारी एक धरोहर है जिसको हम लोगों को पूरी दुनिया को बताना चाहिए। इसके लिए हम लोग उस क्षेत्र में एक उस जगह पे जहाँ पे 82.5 लॉन्गिट्यूड गई हुई है वहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट बनवा रहे हैं। एक रोचक दार्शनिक ये एक पॉइंट रहेगा जहाँ पे पर्यटक जाकर अपना सेल्फी ले सकते हैं, फोटो ले सकते हैं, जिससे उस पॉइंट को जो है प्रसिद्धि मिलने में सहायता मिलेगी। और यहाँ पे महिलाओं के लिए पिंक घाट बनने जा रहा है। जी, इस बार मेले में हमारे कई तरह के नए प्रयास हैं।
हमारा प्रयास ये है कि 4 ई रिक्शा हम लोग चलवा रहे हैं जो दिव्यांगजनों के लिए रहेंगे, जो हमारे 3 रास्ते हैं आने के लिए, न्यू वीआईपी, ओल्ड वीआईपी और कोतवाली गली, वहां पे ये रहेंगे और जितने भी दिव्यांगजन या जो चलने में असमर्थ लोग होंगे उनको यहाँ पे ला करके दर्शन करवाएंगे। साधक व्यक्ति के आध्यात्मिक और धार्मिक आस्था में बाधा न बने, इस संकल्प के साथ शिव शंकर सेवा समिति ने लोगों को धार्मिक यात्रा कराने का प्रयास शुरू किया है। इसी क्रम में बस द्वारा श्रद्धालुओं के एक जत्थे को रवाना किया गया। इस यात्रा में शामिल लोगों से सहयोग शुल्क के नाम पर 1500 रुपए की राशि ली गई, जबकि कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने निःशुल्क यात्रा की है। मामले पर जानकारी देते हुए संस्था के संयोजक ने बताया कि संस्था समय समय पर ऐसी यात्राओं का आयोजन करती रहती है। बाबा जंगली नाथ की जय हो, समस्त शिव भक्तों की जय हो। जीवन लक्ष्यम नई दन पदवी यत्र शिव पर जीवन का लक्ष्य एक ही है, जब तक दम यात्रा होती रहेगी बम बम। 2015 में हमने जो है सीतापुर के कई जो है संभ्रांत जो ट्रेवल एजेंसी हैं उनसे हमने आग्रह किया था कि अपने जन्मभूमि से बहुत लोग हैं बाबा अमरनाथ दरबार जाना चाहते हैं, उनके सामने मेडिकल परमिट, रहना खाना जाना विभिन्न समस्याएं हैं, कैसे वो जाएं। बहुत लोगों की जो है अंतिम इच्छा के स्वरूप में है, तो उन लोगों ने मना किया कि बहुत सारा खर्चा है और ये यात्रा हमारे बस की बात नहीं है। तो उसी समय से ये जो है हमारी समिति के पदाधिकारियों ने महाराज जी जो है आशीर्वचन के बाद बाबा का दर्शन के बाद हम लोग। समाजवादी पार्टी की कोलकाता में 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, जिसमें यूपी समेत देश भर से सपा के सभी प्रमुख नेता पहुंचे हैं। बैठक की अध्यक्षता सपा प्रमुख अखिलेश यादव कर रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। प्रदेश सरकार के खाद्य और गृह मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने कहा कि विगत वर्षों में समाजवादी पार्टी की अराजकता, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार से पूरी जनता परेशान रही है। 2024 में ऐतिहासिक जनादेश बीजेपी को मिलेगा। साथ ही कहा कि देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आज प्रदेश विकास के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में खाद्य रसद विभाग विगत 6 वर्षों में तमाम ऐतिहासिक और क्रांतिकारी परिवर्तनों का साक्षी बना है। वर्तमान में 80,000 राशन डीलरों के माध्यम से 3 करोड़ 60 लाख राशन कार्ड धारकों एवं 15 करोड़ लोगों तक हम राशन उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।